हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर अकाउंटेंसी क्लास। आज फिर हम अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हम पढ़ रहे थे उसके तीसरे वीडियो पे आते हैं। अब हम थोड़ा उसके आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देख लिया ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, फाइनेंशियल अकाउंट्स में हम क्या क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। तो उसमें कहाँ पे किन आइटम्स को ट्रांसफर करना है इसके बारे में हम जान चुके हैं। अब हम देखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सबसे पहले डिफरेंस क्या है, इसके बाद में ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में डिफरेंस क्या है, इसके बाद हम उसके आगे का पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अंतर क्या है। ट्रेडिंग अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अ मेन अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक हिस्सा है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है मेन स्टेटमेंट है। एंड आइटम्स क्या क्या ट्रेडिंग अकाउंट में होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में होता है ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये हम ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं। एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऑल इनडायरेक्ट आइटम्स, जितने भी इनडायरेक्ट आइटम्स होते हैं वो सभी को दिखाया जाता है। ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस पता चलता है ट्रेडिंग अकाउंट से। नेट प्रॉफिट या नेट लॉस पता चलता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। Profit received from this account is transferred to profit and loss account. Profit and loss account is transferred to capital account. प्रॉफिट जो ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाया जाता है उसे दिखता है, ट्रेडिंग अकाउंट से जो प्रॉफिट दिखता है उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो अमाउंट मिलता है उसे हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। सो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके बाद में ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में क्या अंतर है। दिस इज एक्सेस ऑफ नेट सेल्स ओवर टोटल कॉस्ट। ग्रॉस प्रॉफिट क्या है कि जो पूरा खर्चा जितना हुआ है उसके ऊपर में पूरा का पूरे जितने सेल्स हुए हैं उसका जो अंतर है वो ग्रॉस प्रॉफिट होता है। लेकिन एक्सेस ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ओवर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसके बाद में अभी तो हमने सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस जितना टोटल कॉस्ट हुआ था, पूरा का कॉस्ट हुआ था, उसमें से जो पूरा सेल्स हो गया वो जो अंतर था उसे हमने ग्रॉस प्रॉफिट कर दिया। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद में जो और भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हुए थे उसे भी जब हम ग्रॉस प्रॉफिट से निकाल देते हैं तब जो अमाउंट बचता है उसे हम नेट प्रॉफिट कहते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, नेट प्रॉफिट को कैपिटल में ट्रांसफर किया जाता है। This is changed to net loss. This can change to net loss. This cannot change to net loss. जो ग्रॉस प्रॉफिट है, जब ग्रॉस प्रॉफिट को आगे कैलकुलेट किया जाए तो नेट लॉस हो सकता है, लेकिन जो नेट प्रॉफिट है वो और नेट लॉस में बदलता नहीं है। Then owner of the business cannot claim this. Owner of the business can claim this. ग्रॉस प्रॉफिट जितना है पूरा का पूरा अमाउंट को बिजनेस का जो मालिक है वो नहीं ले सकता है, लेकिन अगर चाहे तो नेट प्रॉफिट को पूरा का पूरा बिजनेस ओनर जो है बिजनेस का वो ले सकता है। सो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। देन डिफरेंसेस बिटवीन नेट प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये सारी चीजें हम पहले के वीडियोस में पढ़ चुके थे, तो यहाँ पे अभी हम उनके डिफरेंसेस को ही जानने की कोशिश कर रहे हैं, जान रहे हैं। नेट प्रॉफिट क्या है, दिस इज कैलकुलेटेड बाय प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज बेस्ड ऑन नेट प्रॉफिट एंड अदर इंफॉर्मेशन। नेट प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मिल जाता है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट को निकालने के लिए नेट प्रॉफिट के साथ साथ और भी इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। Operating as well, operating expenses, operating profit as well, operating income, expenses, both are considered while calculating net profit. Only operating expenses are considered. नेट प्रॉफिट को जब कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो ऑपरेटिंग इनकम और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दोनों को ही इसके अंदर डाला जाता है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है उन्हीं को कंसिडर किया जाता है, उन्हीं को सिर्फ देखा जाता है। इट इज कंपल्सरी टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करना जरूरी है, लेकिन इट इज नॉट कंपल्सरी टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट। ऑपरेटिंग कॉस्ट का जो प्रॉफिट है उसको कैलकुलेट करना जरूरी नहीं होता है। All types of organization, small and big, calculate this. This is calculated in bigger organizations only. नेट प्रॉफिट जो है हर छोटा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जो भी है हर कोई इसको कैलकुलेट करता है, बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो सिर्फ बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन ही कैलकुलेट करते हैं। इनकम टैक्स इज कैलकुलेटेड एंड नेट प्रॉफिट इनकम टैक्स इज नॉट कैलकुलेटेड ऑन दिस। इसके बाद में नेक्स्ट है इनकम टैक्स जो है वो नेट प्रॉफिट के ऊपर ही निकाला जाता है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ऊपर में कोई इनकम टैक्स नहीं कैलकुलेट किया जाता है। अब हम आते हैं इतने सारी चीजों के बाद में, नाउ वी विल कम टू बैलेंस शीट और पोजीशन स्टेटमेंट।
इसके बाद में अब हमारा नंबर आता है, हमने ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सब बना लिया, तब जाकर के अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। इसके बाद ही हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस जो है वो खत्म होगा। Balance sheet is known as mirror of organization as it reflects the values of assets and liabilities on a particular date. Balance sheet is a combination of balance, which means total remaining, and sheet means table. Thus, balance sheet is a table of real and personal accounts after preparing the profit and loss account. अकॉर्डिंग टू बैलेंस शीट क्या है कि ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन का सही पिक्चर दिखाता है कि एक्चुअल में बिजनेस जो है वो किस तरह से अभी प्रेजेंट के सिचुएशन में है, उस दिन के लिए उसका क्या कंडीशन है, ये दिखाता है बैलेंस शीट। एंड बैलेंस शीट को हमेशा बनाया जाता है, दोनों ही इसमें रियल और पर्सनल दोनों अकाउंट्स होते हैं, और इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाने के बाद में ही दिखाया जाता है। अब बैटल बॉय के अनुसार इसका डेफिनेशन क्या है? अ बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड विद अ व्यू टू मेजर द एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस ऑन अ सर्टेन डेट। एक पर्टिकुलर दिन में, उस दिन बिजनेस का एग्जैक्टली फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है, फाइनेंशियल हालात, आर्थिक स्थिति कैसी है, ये जानने के लिए बैलेंस शीट को बनाया जाता है। According to Palmer, the balance sheet is a statement at a particular date showing on one side of trader's property and possession and on the other hand the liabilities. एक तरफ में बिजनेसमैन के पास में कितनी प्रॉपर्टी है वो दिखाता है, दूसरी तरफ में उसकी कुछ कितनी लाइबिलिटीज है ये दिखाता है। दिस इज व्हाट द बैलेंस शीट शोज। From the above, it is clear that balance sheet is a statement which shows assets and liabilities of the business on a certain date. किसी भी एक दिन में बिजनेस का कितना प्रॉपर्टी है और कितना लाइबिलिटीज है, ये दोनों चीजें जो दिखाती है उसे ही बैलेंस शीट कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैलेंस शीट। The main characteristics of balance sheet are as follows. Balance sheet is a statement but not an account. It does not have debit and credit but has to and by and has two sides, assets and liabilities. बैलेंस शीट क्या है कि ये एक स्टेटमेंट है लेकिन ये कोई अकाउंट नहीं है, एंड इसके दोनों तरफ में एक तरफ डेबिट होता है, दूसरी तरफ क्रेडिट होता है, और इसमें टू एंड बाय करके लिखा जाता है। एंड यहाँ पे एंड उसके बाद में इसके दो साइड होते हैं, एक साइड एसेट्स का होता है, दूसरा साइड जो है वो लाइबिलिटीज का होता है। बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट बट नॉट फॉर अ पीरियड। बैलेंस शीट जो है हमेशा एक ही दिन के लिए बनाया जाता है, उस दिन में उसकी क्या परिस्थिति है यही बताते हैं। इसके सिवा वो किसी एक काफी लंबे टाइम के लिए या कुछ टाइम के लिए नहीं बनाया जाता, ये सिर्फ एक ही दिन के लिए बनाया जाता है। बैलेंस शीट इज द समरी ऑफ दोज अकाउंट्स व्हिच आर नॉट क्लोज्ड डाउन बाय ट्रांसफरिंग देयर बैलेंस टू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये एक्चुअल में उस तरह के अकाउंट्स का है जिन अकाउंट्स को क्लोज नहीं किया गया है, बल्कि इनको ट्रांसफर कर दिया गया है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, एंड उसके बाद में उसको आगे बढ़ाया जा रहा है, उसको क्लोज नहीं किया गया। तो किन किन अकाउंट्स को क्लोज नहीं किया गया और उन अकाउंट्स की क्या पोजीशन है, क्या स्थिति है, ये दिखाता है बैलेंस शीट। द टोटल ऑफ बोथ साइड्स ऑफ बैलेंस शीट शुड ऑलवेज इक्वल। एंड इसका एक और रूल होता है कि बैलेंस शीट का जो दोनों तरफ है, लाइबिलिटीज और एसेट्स, दोनों हमेशा बराबर होना चाहिए। बैलेंस शीट शोज फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस बेस्ड ऑन ऑनगोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। एंड बैलेंस शीट जो पोजीशन दिखा रहा है ऑनगोइंग कंसर्न, जैसे कि हम लोग मान के चलते हैं कि बिजनेस हमेशा चलता रहता है, उसका ओनर भले रहे या ना रहे लेकिन बिजनेस हमेशा चलता रहता है, इस बात को मान करके ऑनगोइंग कॉन्सेप्ट के जो रूल्स है उसके आधार पर ही बैलेंस शीट को बनाया जाता है। एज ऑन और एज इज यूज्ड एट द हेडिंग ऑफ द बैलेंस शीट बिकॉज इट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। यहाँ पे क्या दिखाया जाता है, डेट के पहले लिखते हैं एज ऑन करके लिखा, और लेकिन या तो फिर एज करके लिखते हैं, क्योंकि ये एक ही दिन के लिए उस एक दिन की बिजनेस की स्थिति क्या है वो बताता है, आर्थिक स्थिति क्या है ये बताता है, एक ही दिन का बताता है, इसीलिए यहाँ पे ऊपर में हेडिंग लिखते वक्त एज ऑन या एज करके लिखा जाता है। बैलेंस शीट कैपिटल एंड लाइबिलिटीज, एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज आर शोन। बैलेंस शीट में वही हमने जैसे पहले भी पढ़ा था, इसमें एसेट्स और लाइबिलिटीज, इसके साथ साथ प्रॉपर्टीज, ये सारी चीजें उसमें दिखाई जाती है। Balance sheet is divided into two parts. Left side called liabilities and right side is assets. Left side में हमेशा liabilities होती है and right side में हमेशा assets लिखे जाते हैं। Then what are the objectives of balance sheet? Balance sheet is a financial statement and its preparation is a legal requirement. The objectives are मेन ऑब्जेक्टिव, ये एक जरूरी है, कानूनी तौर पर भी बैलेंस शीट बनाना जरूरी है एंड बिजनेसमैन के लिए भी बहुत जरूरी है। तो इसके मुख्य उद्देश्य क्या क्या है ये देखते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव्स इज टू इवैल्यूएट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन और
Solvency of business can be ascertained by analyzing the balance sheet. और बैलेंस शीट को देखते हुए बिजनेस का फाइनेंशियल आर्थिक स्थिति क्या है ये पता लगता है, बिजनेस कितना आगे बढ़ सकता है या कितना अच्छे से चल रहा है, इसके बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। एंड उसके बाद में आगे के भविष्य के लिए भी बिजनेस में लॉन्ग टर्म लोन्स लेने हैं या शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन या लंबी अवधि के लिए बिजनेस चल सकता है या कुछ थोड़े टाइम तक, इसके बारे में पता लगाया जा सकता है बैलेंस शीट के थ्रू। सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बैलेंस शीट आर, अब बैलेंस शीट के अंदर में क्या क्या छोटे छोटे क्या उसके फायदे होते हैं ये देखते हैं। हेल्पफुल इन कैलकुलेटिंग फाइनेंशियल रेशियो, sufficient information are received from the calculation of long term and short term financial ratios of the company from the balance sheet. These ratios reflect the financial position of the company. कंपनी के जो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म जितने भी फाइनेंशियल रेशियोज हैं उन सबको कंपनी के बैलेंस शीट से पता लगाया जा सकता है, जिससे कि कंपनी की आर्थिक अवस्था के बारे में, आर्थिक परिस्थिति के बारे में बहुत सही तरीके से समझ में आ जाता है। हेल्पफुल इन कैलकुलेटिंग वर्किंग कैपिटल, excess of current assets over liabilities is called working capital. Information of current assets and liabilities are received from the balance sheet and working capital for operating a business can be assessed. जब भी किसी बिजनेस को जो एसेट्स लाइबिलिटीज से जो अमाउंट अधिक होता है एसेट्स का, उसे हम एक्सेस जितना होता है उसे हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। एंड चूंकि हमें बैलेंस शीट में वर्किंग कैपिटल निकालना आसान होता है क्योंकि एसेट्स और लाइबिलिटीज, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज जो है वो दोनों के दोनों बैलेंस शीट में दिए होते हैं, तो इसके बाद में वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करना बिजनेस के लिए बहुत आसान हो जाता है। कैलकुलेशन ऑफ फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन, फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन कैन बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल फ्रॉम द बैलेंस शीट। इन दिस अकाउंट income from non-business activities are included. This reflects the efficiency of business. फंड्स जो ऑपरेटिंग फंड्स है उसे भी कैलकुलेट करना बहुत आसान होता है क्योंकि बैलेंस शीट में जितने भी फंड्स आए हैं वो सारे उसमें दिखाए जाते हैं। एंड कौन से ऐसे काम है जिनकी वजह से नॉन बिजनेस एक्टिविटीज से भी जहां जहां से फंड्स मिल रहे हैं उन सब के बारे में भी बैलेंस शीट से पता चलता है, जिससे कि बिजनेस कितना एफिशिएंट है या कितना अच्छे से चल रहा है इसके बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। नॉलेज ऑफ सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, by comparing the balance sheet of current year with that of previous year, it is ascertained that what were the additional resources of funds and its utility. इसके बाद में हर साल का पिछले साल के बैलेंस शीट के साथ में इस साल की बैलेंस शीट को कंपेयर करना आसान हो जाता है, जिससे कि पिछले साल से इस साल में कितने एडिशनल फंड्स हुए हैं या कहां से और अधिक फंड्स आ सके थे, इन सब के बारे में भी पता चलता है। नेक्स्ट वी आर हैविंग list of assets and liabilities. As the balance sheet is having separate columns for assets and liabilities, the name and value of every single asset and liability can be obtained. क्योंकि यहाँ पे assets और liabilities दोनों को अलग अलग दिखाया जाता है और जितने भी assets और liabilities हैं उन सबके नाम वहाँ पे लिखे होते हैं, तो कितने assets है, किस के साथ में किस मशीन के साथ या किस प्रॉपर्टी के साथ में कितना asset है, उसका दाम कितना है एंड कितने liabilities है, ये सारे बहुत आसानी से पता लगाए जा सकते हैं। Helpful in comparative study, position and progress can be ascertained from balance sheet, comparing each item of current year with that of previous year. एक आइटम को जितना भी कंपेयर करने के लिए, पूरे बिजनेस को कंपेयर करके देखने के लिए एक आइटम के बारे में कहाँ पे बढ़ा है और कहाँ पे घटा है, ये सारी चीजें जो है बैलेंस शीट से पता लगाई जा सकती है। Helpful in preparing further plans. Effective plans can be prepared on the basis of information available from the balance sheet. बैलेंस शीट में जो इंफॉर्मेशन मिलता है बैलेंस शीट के थ्रू, उसके आधार पर भविष्य के बारे में प्लान किया जा सकता है। नॉलेज ऑफ प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो गिव्स द relation between liabilities of the company and assets of the business, and ownership liabilities includes capital and reserves etc. यहाँ पे उसके लाइबिलिटीज क्या है, बिजनेस के खुद के लाइबिलिटीज क्या है एंड उसकी एसेट्स क्या है, इसके साथ साथ ओनर की क्या लाइबिलिटीज है एंड ओनर का क्या कैपिटल था, ये सारी चीजें जो है बैलेंस शीट से हमें पता चल जाती है। अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन ट्रायल बैलेंस एंड बैलेंस शीट। ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट में क्या अंतर है? The objective is to check the arithmetical accuracy of account books. The objective is to provide information about values of assets and liabilities.
ट्रायल बैलेंस का उद्देश्य होता है कि जितनी भी अर्थमेटिकल गलतियां हुई है कि नहीं, सही बना है कि नहीं, इस किताबों में जितने भी अकाउंट्स की किताबें हैं उन सब में सही, उन सब की एंट्री सही सही हुई है कि नहीं, इसको जानने के लिए ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। लेकिन बिजनेस की परिस्थिति क्या है, बिजनेस में कितने एसेट्स है और कितने लायबिलिटीज है, इसे जानने के लिए बैलेंस शीट बनाया जाता है। ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड मंथली और ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड ईयरली और हाफ ईयरली। ट्रायल बैलेंस को जो है हर महीने बनाया जाता है या कुछ छोटे टाइम के लिए, कम टाइम के अंदर में बार बार बनाया जाता है, लेकिन बैलेंस शीट को या तो साल में एक बार या 6 महीने में एक बार बनाया जाता है। It has two sides, debit and credit side. It has two sides, assets and liability side. ट्रायल बैलेंस में जो दोनों साइड होते हैं, एक को डेबिट साइड कहते हैं, दूसरे को क्रेडिट साइड कहते हैं। लेकिन बैलेंस शीट में एक होता है एसेट साइड और दूसरा होता है लायबिलिटी साइड। It does not reflect the financial position of business. Exactly बिजनेस का क्या पोजीशन है ये ट्रायल बैलेंस से नहीं पता चलता, लेकिन बैलेंस शीट से ये पता चल जाता है। It reflects the financial position of the business. Trial balance cannot be produced as evidence in court. Balance sheet can be produced as evidence in court. अगर कभी कोई प्रॉब्लम आती है और कोर्ट में जाना होता है तो ट्रायल बैलेंस को सबूत के तौर पे पेश नहीं किया जा सकता, लेकिन बैलेंस शीट को सबूत के तौर पे कोर्ट में पेश किया जा सकता है। देयर इज नो इन्फॉर्मेशन अबाउट क्लोजिंग स्टॉक, देयर इज क्लोजिंग स्टॉक इज शोन इन द एसेट्स। ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक कितना है ये नहीं पता चलता, लेकिन बैलेंस शीट में इसका पता चल जाता है। Trial balance provides a list of all accounts, namely personal and real accounts. Real and personal accounts are only shown. ट्रायल बैलेंस में तीनों अकाउंट दिखाए जाते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल, लेकिन बैलेंस शीट में सिर्फ रियल और पर्सनल अकाउंट्स दिखाए जाते हैं। इट इज कंपल्सरी टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। दिस इज द मेन पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड इट्स प्रिपरेशन इज कंपल्सरी। ट्रायल बैलेंस एक कंपल्सरी ट्रायल बैलेंस बनाना बहुत जरूरी होता है, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बैलेंस शीट ही सबसे मेन है एंड इसे बनाना बहुत ही जरूरी है, एकदम मस्ट। एंड प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस डिपेंड्स ऑन लेजर अकाउंट्स। लेजर अकाउंट्स बनने के बाद ही ट्रायल बैलेंस बनता है, क्योंकि उसके लेजर अकाउंट्स के आधार पर ही ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। बैलेंस शीट जो है वो ट्रायल बैलेंस के आधार पर बैलेंस शीट बनाया जाता है। ट्रायल बैलेंस को बनाने के लिए अकाउंट्स को क्लोज करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन बैलेंस शीट को बनाने के लिए सारे अकाउंट्स को क्लोज करना जरूरी होता है। दिस इज द बैलेंस ऑफ अकाउंट्स आर शोन इन द ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस एंड लिक्विडिटी। दोनों के आधार पर ही इसे यहाँ पे दिखाया जाता है। इट इज नॉट नेसेसरी टू क्लोज अकाउंट्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। इट इज नेसेसरी टू क्लोज अकाउंट्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस को, बैलेंस शीट को बनाने के पहले सारे अकाउंट्स को क्लोज करना जरूरी होता है, लेकिन ट्रायल बैलेंस को बनाने के लिए किसी भी अकाउंट को क्लोज करने की, सारे अकाउंट्स को क्लोज करने की कोई जरूरत नहीं होती है। ट्रायल बैलेंस कैनॉट प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस। इट इज एसेंशियल टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस। ट्रायल बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में कोई खबर नहीं देता है, लेकिन बैलेंस शीट में प्रॉफिट और लॉस के बारे में पता चल जाता है। It is not necessary to evaluate closing stock. It is necessary to evaluate closing stock. ट्रायल बैलेंस बनाते वक्त क्लोजिंग स्टॉक का पता लगाना जरूरी नहीं है, लेकिन बैलेंस शीट को बनाते वक्त ट्रायल बैलेंस का मालूम होना एकदम जरूरी है। Adjustment entries are not taken into account. It is necessary to take adjustment entries into consideration. ट्रायल बैलेंस बनाते वक्त हम जितने भी एडजस्टमेंट एंट्रीज डालते हैं उन सबको कंसिडर करना जरूरी नहीं है, लेकिन बैलेंस शीट बनाने के पहले एडजस्टमेंट एंट्रीज जितनी भी बनी है उन सबको भी देख करके ही बैलेंस शीट बनाया जाता है। अब दोनों में सिमिलैरिटीज क्या है? बैलेंस शीट और ट्रायल बैलेंस दोनों सेम कैसे हैं? These are statements but not accounts, as these do not have debit and credit. दोनों के दोनों ही स्टेटमेंट्स है, दोनों में डेबिट और क्रेडिट नहीं होता है। Both are based on ledger accounts. दोनों को ही लेजर के आधार पर बनाया जाता है। Both are prepared on a particular date, normally at the end of the accounting period. दोनों को एक ही दिन के लिए बनाया जाता है। Only those accounts which have balances will be shown in these statements. जिन जिनका बैलेंस होता है वही इन दोनों में दिखाया जाता है। टू एंड बाय आर नॉट यूज। दोनों ही अकाउंट में टू और बाय का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अब डिफरेंस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में क्या अंतर है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक अकाउंट है, बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है। इसके दो साइड होते हैं, डेबिट और क्रेडिट साइड, एंड बैलेंस शीट के भी दो साइड होते हैं, लेकिन इन दोनों को एसेट्स और लायबिलिटी साइड कहा जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टू एंड बाय का इस्तेमाल किया जाता है, बैलेंस शीट में टू एंड बाय का इस्तेमाल नहीं किया जाता है।
नॉमिनल अकाउंट्स आर शोन, यहाँ पे सिर्फ नॉमिनल अकाउंट्स दिखाए जाते हैं। यहाँ बैलेंस शीट में पर्सनल और रियल अकाउंट्स को दिखाए जाते हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का उद्देश्य होता है नेट प्रॉफिट या लॉस का जानकारी रखना। बैलेंस शीट का उद्देश्य होता है आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी रखना। It is prepared for a particular period. It is prepared for a particular date. बैलेंस शीट को एक बीच के कुछ टाइम के लिए बनाया जाता है, लेकिन बैलेंस शीट को एक ही दिन के लिए बनाया जाता है। Not but importance is attached to the order of the accounts. यहाँ अकाउंट्स किस ऑर्डर में बने हैं इस पे बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन बैलेंस शीट को बनाते हुए लिक्विडिटी के परफॉर्मेंस के आधार पर ही और सारे आइटम्स को लिखना होता है। रेवेन्यू एक्सपेंसेस एंड इनकम्स आर शोन। यहाँ पे जितने भी एक्सपेंसेस दिखाए जाते हैं सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंसेस और इनकम्स को दिखाया जाता है, और बैलेंस शीट में कैपिटल एक्सपेंसेस और इनकम्स को दिखाया जाता है। बैलेंसिंग फिगर डिफरेंस अमाउंट इज नेट प्रॉफिट और लॉस। दोनों डेबिट और क्रेडिट साइड के जो बैलेंस में जो अंतर आता है उसे ही हम नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कहते हैं। एंड लेकिन यहाँ पे देयर इज नो बैलेंसिंग फिगर एज टोटल ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर इक्वल। दोनों को हमेशा बराबर किया जाता है, यहाँ पे कोई बैलेंस अमाउंट नहीं आता, बैलेंस शीट में कोई बैलेंस अमाउंट नहीं आता, एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों बराबर हो जाते हैं। अब हम देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट को कैसे बनाना है। ऑल्दो द बैलेंस शीट इज अ part of financial account, it cannot be considered as account because it shows the balances of only personal and real accounts. It contains two sides of assets and liabilities, and totals of both sides are equal. Assets and liabilities shown in a particular order to understand the balance sheet properly. This order is called marshalling of assets and liabilities. बैलेंस शीट को फाइनल अकाउंट्स में डाला जाता है, लेकिन ये एक्चुअल में कोई अकाउंट नहीं है, एंड इसमें सिर्फ पर्सनल और रियल अकाउंट्स को ही दिखाया जाता है। इसके एक तरफ में एसेट्स और दूसरी तरफ में लायबिलिटीज दिखाते हैं, एंड दोनों जो एंड में जब कैलकुलेशन होता है तो दोनों को हमेशा बराबर होना जरूरी है। एंड इसको बनाने के लिए एक पर्टिकुलर ऑर्डर का इस्तेमाल किया जाता है, उसी ऑर्डर में इसको लिखना होता है, एंड उस ऑर्डर को मार्शलिंग ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज कहते हैं। नाउ व्हाट इज मार्शलिंग ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज? As no particular order is laid down by law for sole proprietorship and partnership firms, these organizations can show the assets and liabilities in any order, but particular formats have been developed by Companies Act and by Banking Companies Act. These can be marshaled by one of the two systems. वैसे तो पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसका कोई ऑर्डर नहीं है, उसे किसी भी तरह से वो बना करके दिखा सकते हैं, लेकिन कंपनीज अकाउंट और बैंकिंग अकाउंट को इन दोनों के एक्ट के आधार पर इन दो कंपनीज को और बैंकिंग इंडस्ट्रीज को एक पर्टिकुलर फॉर्मेट पे ही एसेट्स एंड लायबिलिटीज को दिखाना होता है, जिसे हम मार्शलिंग ऑफ द सिस्टम्स कहते हैं। इसमें दो तरह के सिस्टम है। पहला है इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। Liquidity is convertibility into cash. Those assets which can be easily convertible to cash are called liquidity assets. According to this system, the order of assets in cash, cash at bank, debitors, bills receivable, stock, fixed assets, and goodwill is shown at the end. Similarly, order of liabilities is bills, bills payable, sun loans, and capitulary, creditors, loans, and capital. However, assets and liabilities are shown in order of liquidity in the table indicated in the book. इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी में वो सारे एसेट्स जो बहुत आसानी से कैश में बदल सकते हैं उसके आधार पर लिखना होता है। जैसे कि जब आप लिखेंगे तो एसेट्स के साइड में जब लिखेंगे तो सबसे पहले कैश लिखना होगा, उसके बाद में कैश एट बैंक लिखना होगा, उसके बाद में डेबिटर्स लिखना होगा, उसके बाद बिल्स रिसीवेबल लिखना होगा। मतलब लाइन से जिसको सबसे पहले जो सबसे अधिक लिक्विड के रूप में होता है, कैश के रूप में, उनको एक के बाद एक ऑर्डर पे लिखते जाते हैं एंड सबसे आखिर में गुडविल लिखा जाता है। इन सबको किस तरह से लिखते हैं ये पूरा का पूरा टेबल जो है ऑर्डर का आपके बुक में दिया हुआ है। सेम थिंग आई डोंट वांट टू रिपीट, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया। प्लीज अपने उस बुक में से उस लिस्ट को देख लीजिए एंड उस लिस्ट के आधार पर ही लाइन से हमें एंट्रीज करनी पड़ती है बैलेंस शीट में। दूसरा ऑर्डर है बैलेंस ऑर्डर इन द फॉर्म ऑफ परफॉर्मेंस। In this system, the order of showing assets and liabilities is completely opposite to the order of liquidity. In this system, these assets of permanent nature are written first and then the assets of liquid nature.
Assets and liabilities are shown in order of performance in the way which is indicated in the books. इसी तरह से ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस के आधार पर, ठीक उसका लिक्विडिटी के आधार पर हम जैसे दिखा रहे हैं, ठीक उसके विपरीत में ही परफॉर्मेंस के आधार पर दिखाया जाता है। यहाँ पे उस तरह से दिखाते हैं जो सबसे लास्ट में कैश हो सकते हैं उसको पहले दिखाया जा सकता है, एंड जो चीजें पहले कैश होती है उसको सबसे लास्ट में दिखाते हैं। इसका भी पूरा का पूरा टेबल जो है आपके बुक में दिया हुआ है, प्लीज गो थ्रू दैट टेबल, जिससे कि आपको ऑर्डर पता चले। सेम ऑर्डर होगा, इसीलिए मैंने यहाँ स्लाइड्स पे नहीं बनाए। क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज को कैसे हम क्लासिफाई करेंगे? सबसे पहले हम टैंजिबल एसेट्स क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हम टैंजिबल एसेट्स को लिखेंगे। द एसेट्स व्हिच आर फिजिकली प्रेजेंट एंड कैन बी सीन टू और टच्ड आर टैंजिबल एसेट्स। लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, ये सब जिन्हें हम देख सकते हैं या छू सकते हैं उन सबको हम टैंजिबल एसेट्स कहते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें वो लिखना होगा। उसके बाद में वी विल राइट इनटैंजिबल एसेट्स which do not exist physically, exist which cannot be seen or touched are intangible assets. For example are goodwill, trademark, copyrights, patent rights, etc. कुछ ऐसे एसेट्स जो वैसे तो एसेट्स है कंपनी के लिए, लेकिन वो दिखाई नहीं देते, जिन्हें हम छू नहीं सकते या देख नहीं सकते, इन्हें हम इंटेंजिबल एसेट्स कहते हैं। जैसे कि गुडविल है कंपनी का, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट्स है, इन सबको हम इंटेंजिबल एसेट्स कहते हैं। इसके बाद में हमारे पास आता है फिक्स्ड एसेट्स, assets which are purchased for business operation for a long term are called fixed assets. These are shown in the balance sheet after charging depreciation, plant and machinery, furniture, motor vehicles, etc. Fixed assets वो होते हैं जिन्हें बिजनेस को चलाने के लिए खरीदा जाता है और ये काफी लंबे टाइम तक चलते हैं। इन एसेट्स को हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद। जैसे कि प्लांट, मशीनरी है, फर्नीचर है, मोटर व्हीकल्स है, इन सब के ऊपर में हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। उसके बाद में उसे काट करके बाकी अमाउंट को हम एसेट्स में दिखाते हैं। इसके बाद हमारे कुछ और एसेट्स होते हैं जो है करंट एसेट्स, which are purchased for the purpose of resale are called current assets. Business earns profit on or incurs loss as a result of their sale. In general, assets which are converted into cash in 1 year are called current assets. उसके बाद में ऐसी वस्तुएं जिन्हें खरीद करके वापस बेचने के लिए खरीदा जाता है उन्हें हम करंट एसेट्स कहते हैं, जिससे कि बिजनेस को फायदा या नुकसान होता है। एंड ये एसेट्स अधिकतर उस तरह के होते हैं जिन्हें हम साल भर के अंदर में उनको कैश कर लिया जाता है, उसे हम करंट एसेट्स कहते हैं। नेक्स्ट है लिक्विड एसेट्स, एसेट्स व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड आर कॉल्ड लिक्विड एसेट्स। इन अदर वर्ड्स, एक्सेप्ट क्लोजिंग स्टॉक एंड prepaid expenses, all are liquid assets. Example, cash, cash at bank, bills receivable, debitors, short-term investments, etc. Liquid assets क्या है कि ऐसे assets जिन्हें हम बहुत जल्दी कैश में बदल सकते हैं उन सबको हम liquid assets कहते हैं। वैसे देखा जाए तो क्लोजिंग स्टॉक को छोड़कर, क्लोजिंग स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को छोड़ करके बाकी जितनी भी चीजें हैं ये सारे अधिकतर लिक्विड एसेट्स में ही आते हैं। जैसे हाथ में कैश है, बैंक कंपनी के अंदर कैश है या बैंक के अंदर कैश है, बिल्स रिसीवेबल है, डेबिटर्स है, इन सबको हम लिक्विड एसेट्स कहते हैं। इसके बाद में वी आर हैविंग वेस्टिंग एसेट्स, assets whose value reduces with passage of time or due to continuous use are wasting assets. Mines, oils, wells, lease, hold properties, patents, etc. वेस्टिंग एसेट्स ऐसे होते हैं जिन्हें जैसे जैसे हम इस्तेमाल करते जाते हैं या इस्तेमाल नहीं भी कर रहे तो वक्त के साथ उनका वैल्यू खत्म हो जाता है। जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है वो एसेट्स खत्म होते जाते हैं। जैसे कि ऑयल वेल्स है या माइंस है, कोयले की खाने हैं, उनमें से आप कोयला निकालते जाइएगा तो एक दिन वो खत्म हो जाएगा। एंड उसी तरह से पेटेंट्स है, प्रॉपर्टीज जो लीज पे जो प्रॉपर्टी ली गई है, जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा उसका लीज खत्म हो जाएगा। Then we are having some more assets which are known as fictitious assets. Those assets which cannot be converted into cash are fictitious assets. These are those which are written off by transferring to profit and loss account gradually. Preliminary expenses, special advertisement expenses, discount on issue of shares, debit balances of the profit and loss account. कुछ ऐसे expenses होते हैं जिन्हें write off कर दिया जाता है मतलब खत्म कर दिया जाता है। जैसे कि एडवर्टाइजमेंट पे कुछ खर्चा हुआ है, स्पेशल एडवर्टाइजमेंट पे एक पर्टिकुलर उद्देश्य के लिए
कभी डिस्काउंट दिया जा रहा है, शेयर्स पे डिस्काउंट दिया जा रहा है, इस तरह की चीजों को एक ही बार में खत्म कर, उसी साल के लिए होता है, उसके बाद वो खत्म हो जाता है। जरूरी नहीं होता है कि इस तरह के जो एसेट्स है वो हर बार हमें मिले, तो इस तरह के एसेट्स को हम इसीलिए फिक्स्ड एसेट्स कहते हैं। ये तो था हमारा एसेट्स के बारे में। अब हम लाइबिलिटीज के बारे में भी जान जाते हैं कि लाइबिलिटीज को कैसे क्लासिफाई किया गया है। क्लासिफिकेशन में सबसे पहला होता है कैपिटल। द अमाउंट एंड द गुड्स ब्रॉट बाय द ओनर फॉर बिजनेस ऑपरेशंस इज कॉल्ड कैपिटल, व्हिच इज ऑफ 3 टाइप्स। बिजनेसमैन जो कैपिटल लगाता है बिजनेस करने के लिए, जो पैसे लगाता है या जो सामान गुड्स खरीद रहा है बिजनेस करने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए, उन सबको हम कैपिटल कहते हैं। कैपिटल जो है वो 3 तरह का होता है, फिक्स्ड कैपिटल, फ्लोटिंग कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। सबसे पहले व्हाट इज फिक्स्ड कैपिटल? अमाउंट यूज्ड इन परचेजिंग फिक्स्ड एसेट्स इज कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर एक्सेट्रा। जो भी फिक्स्ड काफी लंबे टाइम तक चलाने के लिए जो एसेट्स को खरीदा जाता है बिजनेस को चलाने के लिए, उन्हें हम जैसे कि बिल्डिंग है, मशीनरी है, उन्हें हम कैपिटल कहते हैं, फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं। इसके बाद में फ्लोटिंग कैपिटल क्या है? एसेट्स परचेज फॉर पर्पस ऑफ रीसेल आर नोन एज फ्लोटिंग कैपिटल, स्टॉक एंड इन्वेस्टमेंट्स। बिजनेस को चलाने के लिए कोई एक पर्टिकुलर काम बिजनेस कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर चीज का, तो उसको वापस से उस चीज को खरीदते हैं, उसको फिर वापस से बेचते हैं, तो उन एसेट्स को, उन चीजों को जिन्हें वापस से बेचने के लिए खरीदा जाता है, उसे हम फ्लोटिंग एसेट्स कहते हैं। Then next we are having working assets. Part of the capital available for daily needs of business is called working capital, that is excess of current assets over current liabilities. एक अमाउंट हमेशा ऐसा रहता है जिसे रोजमर्रा के बिजनेस को चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसे हमेशा रोजमर्रा के बिजनेस को चलाने के लिए ही उसको यूज करते हैं। और वो अमाउंट क्या होता है? करंट एसेट्स जिसमें है माइनस करंट एसेट्स जो अधिक होते हैं करंट लाइबिलिटीज से, उसे ही हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। अब हम आते हैं लाइबिलिटीज की तरफ, लाइबिलिटीज में करंट लाइबिलिटीज की तरफ। हमने अभी तक कैपिटल देखा था, इसके बाद हम करंट लाइबिलिटीज देखते हैं। Liabilities whose payment is to be made in 1 year is called current liabilities, creditors, bills payables, bank overdrafts, etc. ऐसे ऐसे लाइबिलिटीज जिन्हें साल भर के अंदर में ही चुकाना पड़ता है, उन्हें हम करंट लाइबिलिटीज कहते हैं। जो अधिकतर होते हैं बैंक में ओवरड्राफ्ट जो है वो साल भर के अंदर रीपे करना होता है, या बिल्स पेएबल है जिनको हम साल भर के अंदर रीपे कर सकते हैं। इसके बाद में कुछ लाइबिलिटीज जो होती है वो फिक्स्ड होती है, वो हमेशा रहती है। Fixed liabilities are long-term liabilities whose payment is usually made after a year. Example: capital, debentures, long-term loans, etc. कुछ लाइबिलिटीज ऐसी होती है जो काफी लंबे टाइम तक चलती है, उन्हें थोड़ा थोड़ा करके ही चुकाया जाता है, एक बार में पूरा नहीं चुकाते हैं, एंड वो हर साल कुछ ना कुछ उसमें चुकाया जाता रहता है। तो ऐसे क्या है? ये कैपिटल है, जैसे डिवेंचर्स है, लॉन्ग टर्म लोन्स है, उन्हें एक साथ तो रीपे नहीं करते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके रीपे करते रहते हैं। मतलब है कि जब तक वो बिजनेस चल रहा है इस तरह के लोन्स चलते रहते हैं, इसीलिए इन्हें फिक्स्ड लाइबिलिटीज कहते हैं। इसके बाद में हमारे पास तीसरा आता है कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज। दीज लाइबिलिटीज कम टू एग्जिस्टेंस ओनली सम incidents take place, otherwise they do not become liable. These may or may not occur. Example: liability due to dishonor of will, case subsidy, etc. कुछ लाइबिलिटीज ऐसी होती है जो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि ये हमेशा होती रहे। जो कभी कभार ही होती है उसे हम कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी कहते हैं, जैसे कि बिल का डिजॉनर हो जाना। ये कभी कभी होता है, हमेशा नहीं होता है कि बिल डिजॉनर हो जाएगा। तो इस तरह के लाइबिलिटीज को हम कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज कहते हैं। मैटर्स टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर फाइनल अकाउंट्स प्रिपरेशन। फाइनल अकाउंट्स को बनाते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना होता है? Accounts given in trial balance are shown either in the trading and profit and loss account or balance sheet, but accounts given in adjustments to be shown at 2 places. Accounts जो ट्रायल बैलेंस में जो अकाउंट्स दिखाए गए हैं, उन्हें या तो हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे या फिर बैलेंस शीट में। लेकिन जो एडजस्टमेंट्स होते हैं उसे हम दो जगह दिखाते हैं। The items of debit side of trial balance should be shown in the debit side of trading and profit and loss account or on the asset side of the balance sheet. ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में जिन चीजों को दिखाया गया है उन्हें
ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे या फिर बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाएंगे। इसी तरह से द आइटम्स ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस आर शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। इसी तरह से ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में जितने भी अमाउंट्स आइटम्स दिखाए जा रहे हैं उन सबको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में ही दिखाते हैं या फिर बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है। ऑल नॉमिनल अकाउंट्स आर शोन इन द ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जितने भी नॉमिनल अकाउंट्स हैं उन सबको ट्रेडिंग अकाउंट में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं। If expenses are incurred on purchase of goods, then such expenses are shown in the debit side of the trading account. अगर कुछ गुड्स को खरीदते वक्त कुछ एक्सपेंसेस हुए हैं तो उन्हें ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाया जाता है। इसके बाद में इन द एब्सेंस ऑफ क्लियर इंस्ट्रक्शंस रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस आर शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर कोई क्लियरली साफ साफ इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया है तो और क्या किया जाता है कि जो रेंट है और इलेक्ट्रिसिटी है उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही डायरेक्टली दिखा दिया जाता है। If it is not clear whether the item is income or expenditure, it should be taken in expenses. कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जहां साफ नहीं हो पाता है कि वो इनकम है या एक्सपेंसेस है, ये पता लगाना मुश्किल होता है। ऐसी परिस्थिति में उसे एक्सपेंसेस में ही माना जाता है और उसे एक्सपेंसेस में ही दिखाया जाता है। Then next is all real and personal accounts are shown in the balance sheet. जितने भी रियल और पर्सनल अकाउंट्स है सबको बैलेंस शीट में दिखा दिया जाता है। द टोटल ऑफ एसेट साइड एंड लायबिलिटी साइड आर ऑलवेज इक्वल। इफ टोटल इज नॉट इक्वल देन इट इंडिकेट्स एन एरर। एसेट्स और लायबिलिटी साइड का दोनों अमाउंट हमेशा बराबर होना चाहिए। अगर ये दोनों बराबर नहीं होते हैं इसका मतलब ये है कि ये साफ साफ बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं कोई गलती हो चुकी है। द डिफरेंस ऑफ ट्रायल बैलेंस इज ट्रांसफर टू सस्पेंस अकाउंट। लेकिन जब ट्रायल बैलेंस बनाते वक्त जो अंतर आता है दोनों साइड में उसे सस्पेंस अकाउंट में बदल दिया जाता है। मेथड्स ऑफ प्रेजेंटिंग द फाइनल अकाउंट्स। ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट कैन बी प्रेजेंटेड इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फॉर्म्स। इन तीनों को, ट्रेडिंग अकाउंट को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को और बैलेंस शीट को, इन तीनों को दोनों तरह से दिखाया जा सकता है। हॉरिजॉन्टली भी दिखाया जा सकता है एक के बाद एक, या वर्टिकली भी एक के बाद एक दिखाया जा सकता है। जब हॉरिजॉन्टली दिखाते हैं तब कैसे करते हैं? इन दिस वेरियस आइटम्स ऑफ ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट आर शोन इन अ टी फॉर्म। हॉरिजॉन्टली जब दिखाना होता है तो ट्रेडिंग अकाउंट को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को और बैलेंस शीट को दोनों को ही टी के आकार में दिखाया जाता है। लेकिन जब वर्टिकली दिखाते हैं देन इन दिस द डिटेल्स आर शोन ओनली इन द कॉलम, दैट इज राइट हैंड साइड कॉलम इन द फॉलोइंग मैनर। इट इज प्रेजेंटेड इन आई फॉर्मेट। इसके बाद में अगर वर्टिकल फॉर्म में दिखाना है तो सारे डिटेल्स को एक ही कॉलम में दिखाया जा रहा है, राइट साइड में ही दिखाया जाता है। एंड तब इसका जो प्रेजेंटेशन होता है वो आई के फॉर्म में होता है। एंड इसके बाद में हम देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ वर्टिकल फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन। The data is presented in such a way that can be understood easily. Data can be used effectively in trend analysis, ratio analysis, etc. Working capital is shown in this form. Ratios can be calculated easily. Comparative study of figures of current years with that of previous years becomes easy. वर्टिकली जब दिखाते हैं जब हम ट्रायल बैलेंस को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को और ट्रेडिंग अकाउंट को, तो उसके फायदे क्या क्या है? इसका फायदा है कि इस तरह से दिखाने पर, वर्टिकली दिखाने पर हम उसको टी शेप में दिखा रहे हैं तो उसे समझना बहुत आसान होता है। दूसरा, उससे हमें ट्रेड एनालिसिस और रेशियो एनालिसिस निकालना बहुत आसान हो जाता है। एंड वर्किंग कैपिटल भी यहाँ पे हमें बहुत आराम से समझ में आता है। एंड रेशियो अगर कैलकुलेट करना है तो उसे भी कैलकुलेट करना बहुत आसान हो जाता है। उसके बाद में इसके साथ साथ, इन सभी के साथ साथ अगर पिछले साल के अकाउंट्स के साथ में हमें कंपैरिजन करना है इस साल के अकाउंट्स को, तो कंपेयर करने में भी बहुत आसानी होती है। यहाँ हमारा फाइनल स्टेटमेंट्स या फाइनल स्टेटमेंट्स अकाउंट्स जो बनाने का है वो चैप्टर, पूरा चैप्टर खत्म होता है। टाइम की कमी की वजह से मैंने कुछ जल्दी बता दिए एंड कुछ स्लाइड्स को मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया, जो कि आपके बुक में जैसे हैं आपको वैसे ही पढ़ने हैं, इसीलिए मैंने उसे इंक्लूड नहीं किया है। सो गर्ल्स प्लीज गो थ्रू एंड इसको थोड़ा अधिक 2-3 बार सुनिए ताकि आप इसे आराम से समझ सके। थैंक यू एवरीवन।